नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2018 का सीसेट प्रश्न पत्र देखेंगे। यह द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसका सिलसिलेवार हल देखेंगे और अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या भी करेंगे। हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंतर्व्यक्तिक एवं संचार कौशल। पहला पार्ट हम देख चुके हैं, दूसरे पार्ट से हम शुरुआत करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता। हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज पर्सन। तो सोशली डिसएडवांटेज पर्सनस कौन होते हैं? बेसिकली वो लोग होते हैं जैसे कि जो हैंडीकैप्ड हैं, जो बहुत गरीब हैं, मार्जिनलाइज पर्सन हैं, सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, रिमोट एरिया में बसे हुए लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, महिलाओं में, बुजुर्गों में आते हैं, बच्चों में आते हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनकी किसी की जॉब चली गई है, किसी का कुछ घर में हादसा हो गया है, कोई ऐसी पोजीशन है, तो वो सोशली डिसएडवांटेज हैं। कुछ लोग टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं, कोई सुनामी, कोई भूकंप, कोई किसी चीज़ से प्रभावित व्यक्ति है, उसका परिवार है, कोई लोग माइग्रेट होकर के किसी जगह पर गए हैं, तो ऐसे लोग सोशली डिसएडवांटेज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे आपको समझ में ये आ गया होगा कि इम्पैथी परानुभूति होती है सबसे अच्छा माध्यम। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। परानुभूति, एम्पैथी वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को महसूस करता है तथा चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। अतः प्रश्न के संदर्भ में परानुभूति सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। बाकी ऑप्शन क्या है जो गलत है? एक्सट्रोवर्जन है, बहिर्मुखिता है, तो एक्सट्रोवर्जन आउट ऑफ थिंकिंग हो जाती है। इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो गई, संवेगात्मक अस्थिरता, तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी में है कि आप संवेदनहीन हो गए हैं। बेसिकली किसी की कैसी भी दशा है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप बस अपनी ही चला रहे हैं, और आप या तो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी स्थिति को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, और उसके लिए आप उसकी फ़ाइल को भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इमोशनल इनस्टेबिलिटी आप शो कर रहे हैं। अथॉरिटेरियनिज्म में क्या होता है? सत्तावादिता, तो एक अथॉरिटी होती है, उसमें एक ऐसी भावना आ जाती है कि मेरी ही चलेगी, बस मैं किसी और की चलने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो सत्तावादिता आ जाती है लोगों में। जैसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, जिसको हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जिनकी खुद की सत्ता होती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो तानाशाही जैसे माहौल को हम अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इरेशनल डिसीजन टेकिंग इन अ हाई कन्फर्मिटी ग्रुप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? ग्रुप थिंकिंग। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं समूह सोच। तो कहाँ पर लिए जाते हैं? उच्च अनुरूपता समूह में लिए जाते हैं। कैसे निर्णय होते हैं ये? अतार्किक निर्णय होते हैं, ग्रुप थिंकिंग कहलाते हैं। तो ग्रुप थिंकिंग में कोई भी कैसी भी सोच रख सकता है। ग्रुप थिंकिंग में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो कोई मैच्योर होगा, थोड़ा कोई इमेच्योर होगा, कोई बच्चे जैसा भी हो सकता है कि कैसी चाइल्डिश बातें कर रहा है कोई, तो इस तरह की लोगों की थिंकिंग हो सकती है। तो उसमें समूह सोच में उच्च अनुरूपता समूह के लिए लिए गए तार्किक निर्णय अतार्किक निर्णय कहलाते हैं समूह सोच, ग्रुप थिंकिंग। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता होती है। तो क्रिएटिविटी चीज़ ही ऐसी होती है जिसमें कुछ क्रिएटिव होता है, कुछ नयापन होता है, कुछ खुलापन होता है, कुछ अच्छा होने की अभिलाषा होती है। इन्फॉर्मिटी में क्या होता है? इनफॉर्मेलिटी में क्या होता है? इनफॉर्मेलिटी होती है अनौपचारिकता। तो बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, कलीग्स के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो सकता है। साइकोलॉजिकल विजिलेंस में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक सतर्कता होती है। तो साइकोलॉजिकल विजिलेंस, जैसे कि हम किसी जगह पे गए हैं, तो हम किसी अलग सोच समूह के बीच में हैं, या हम किसी अलग टेरिटरी में हैं, या हम किसी अलग ऐसी जगह पर हैं जो हमारी मूल जगह नहीं है, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक सतर्कता आ जाती है कि हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे कोई हिंदू कम्युनिटी का व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी में चला जाए, तो वो सतर्क रहता है कि हमें किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है। ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति हिंदू कम्युनिटी में आ जाता है, तो वो भी सतर्क रहता है कि हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना है, कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, कहीं ऐसी भाषा या ऐसा कोई शब्द मुंह से ना निकल जाए कि सामने वाली कम्युनिटी को हर्ट हो, जिससे हमें भी नुकसान हो सकता है या फिर उनको नुकसान हो सकता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। उच्च समरूपता
उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय समूह सोच ग्रुप थिंकिंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज मोस्ट प्रोडक्टिव? निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो सर्वाधिक उपयोगी पद्धति देख लेते हैं, तो असर्टिव दृढ़ता परक होती है। इसका पहले आंसर देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। निर्णय एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में समय व दृढ़ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्णय में दृढ़ता होती है तथा यह ठोस वास्तविकताओं के आधार पर होता है। सॉलिड एविडेंसेस, सॉलिड रियलिटीज़ के आधार पर होता है। बाकी के ऑप्शन थे, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? इसमें जो गलत आंसर थे, पैसिव निष्क्रिय है, एग्रेसिव आक्रामक है, और पैसिव एग्रेसिव निष्क्रिय आक्रामक है, जो कि गलत है। असर्टिव दृढ़ता परक होना ये सबसे अच्छी होती है निर्णय में प्रक्रिया। तो जब कोई डिसीजन मेकिंग करता है, निर्णय लेता है, तो असर्टिवनेस दिखानी चाहिए, आगे से आना चाहिए कि हम ये निर्णय है हमारा, ये हमारी सोच है, ये हमारे समूह की सोच है। ऐसा कुछ भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो जितना जल्दी निर्णय हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। निर्णय सोच समझकर ही होना चाहिए, लेकिन जल्दी भी होना चाहिए, देर से नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पर। अगला टॉपिक है हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। टॉपिक में हमारा पहला प्रश्न है, एवरी नॉवल ऑफ प्रेमचंद कैन बी रीड इन अ डे, देयरफॉर ऑल नॉवेल्स ऑफ प्रेमचंद कैन बी रीड इन अ डे। दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ। प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद्र के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष है कंपोजिशन यानी संग्रह का। तो बेसिकली ये है कि आप प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है का मतलब ये नहीं लगा सकते कि सारे उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। तो कंपोजिशन में आप मिसमैच कर रहे हैं, संग्रह में आप मिसमैच कर रहे हैं। बाकी क्या जो है ऑप्शन, डिवीज़न है विग्रह, फिर है पेटिशियो प्रिंसिपाई आत्माश्रय है, और बाकी नन ऑफ दीज है। उत्तर देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। संग्रह दोष ऐसा दोष है जिसमें तर्क एक सदस्य से संपूर्ण की ओर या फिर एक अंश से संपूर्ण की ओर जाता है। जो कोई बात किसी वर्ग के किसी एक सदस्य या प्रत्येक सदस्य के लिए वितरित रूप से सत्य हो, वही बात आवश्यक रूप से पूरे वर्ग के लिए सत्य नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो बात किसी संपूर्ण के एक अंश या एक अंश के लिए सत्य है, वह आवश्यक रूप से संपूर्ण के लिए भी सत्य नहीं होती। स्पष्ट है कि उपर्युक्त कथन में संग्रह दोष है। इसको आप फिर से देख सकते हैं। संग्रह दोष एक ऐसा दोष है जिसमें तर्क एक सदस्य से संपूर्ण की ओर या फिर एक अंश से संपूर्ण की ओर जाता है। जो बात या जो कोई भी बात किसी वर्ग के एक सदस्य या प्रत्येक सदस्य के लिए वितरित रूप में सत्य हो, वही बात आवश्यक रूप से पूरे वर्ग के लिए सत्य नहीं हो सकती, जरूरी नहीं ऐसा हो। उसी प्रकार जो बात किसी संपूर्ण के एक अंश या एक अंश के लिए एक से भी ज़्यादा सत्य है, वह आवश्यक रूप से संपूर्ण के लिए भी सत्य नहीं होती। स्पष्ट है कि उपर्युक्त कथन में संग्रह दोष है। अब असर्शन रीज़न देख लेते हैं। असर्शन ए कहता है एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर सक्सेस, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस, रीज़न कहता है शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो हमें इसमें आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें बी कह रहा है सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और आर दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे अगला है, आयरन इज़ अ चीप मेटल। आयरन एक सस्ता मेटल है। लोहा एक सस्ती धातु है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यह एक उदाहरण है किस चीज़ का? एक्सीडेंटल डेफिनीशन, आकस्मिक परिभाषा का। लोहा एक सस्ती धातु, यह आकस्मिक परिभाषा का उदाहरण है। बाकी कौन कौन सी परिभाषाएं जो गलत हैं यहाँ पर दी हुई हैं? फिगुरेटिव डेफिनीशन, अलंकारिक परिभाषा का। सिनोनिमस डेफिनीशन, पर्यायवाची परिभाषा का। टू नैरो डेफिनीशन, अव्याप्त परिभाषा का। तो अव्याप्त भी, टू नैरो भी नहीं होगा, ये लोहे एक सस्ती धातु है। सिनोनिमस भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही चीज़ की बात की गई है, तो सिनोनिम्स भी नहीं आ रहा है यहाँ पर।
अलंकारिक परिभाषा भी नहीं होगा क्योंकि फिगरेटिव डेफिनेशन, इसमें अलंकार जैसी कोई बात ही नहीं है, तो अलंकारिक परिभाषा भी नहीं। एक्सीडेंटल डेफिनेशन हो सकता है, आकस्मिक परिभाषा है कि ज़रूरी नहीं कि लोहा सस्ती है महंगी है, इसने बस एकदम से चीज़ बता दी कि लोहा एक सस्ती धातु है। यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कोई पूछ रहा है या कोई बता रहा है, बस एक सीधा सा सेंटेंस है ये कि लोहा एक सस्ती धातु है, तो ये आकस्मिक परिभाषा है, एक्सीडेंटल डेफिनेशन है। अगला है हमारा प्रश्न, डिवीज़न ऑफ चेयर्स इनटू लेग, बैक एंड सीट इज एन इंस्टेंस ऑफ। कुर्सियों की टांग, पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन एक उदाहरण है फिजिकल डिवीज़न का, भौतिक विभाजन का। तो फिजिकल चीज़ ही है एक कुर्सी, जो चेयर होती है एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होती है, तो उसकी किसी भी चीज़ का हम डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी चीज़ को, उसकी बैक को डिफ़ाइन करेंगे, उसके लेग्स को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी आर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे, पिछला हिस्सा सीट को डिफ़ाइन करेंगे, सीटिंग पोजीशन के लिए जब व्यक्ति उस पर बैठेगा तो सीट का डिफ़ाइन करेंगे हम, तो वो फिज़िकल डिवीज़न होगा। बाकी कौन से डिवीज़न है? लॉजिकल डिवीज़न, तार्किक विभाजन, यह गलत है। क्रॉस डिवीज़न, मिश्रित विभाजन, यह भी गलत है। मेटाफिजिकल डिवीज़न, आध्यात्मिक विभाजन, ये भी गलत है। आध्यात्मिक विभाजन तब होता कि जैसे हम बात करते कि रस्सी है या सांप है, जैसे मैंने देखा उधर जंगल में कुछ था, मैंने उसको पकड़ के मैं चढ़ गया, अब पता नहीं रात का समय था कि वो रस्सी थी या सांप था, तो वो क्या है, वो मेटाफिजिकल डिवीज़न हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल वे में आप सोच रहे हो, आध्यात्मिक रूप में सोच रहे हो या दोष के रूप में सोच रहे हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब फिज़िकल डिवीज़न की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये कुर्सी है या ये मेज है, ये एक ऑब्जेक्ट है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो पार्ट्स होंगे वो फिज़िकल डिवीज़न होंगे। विभाजन अर्थात किसी वस्तु या तथ्य के विभिन्न भागों को अलग करना या तोड़ना या उसके घटक भागों में बांटना है। तर्कशास्त्र की दृष्टि से विभाजन मुख्यतः 4 प्रकार यथा भौतिक या वास्तविक विभाजन, तार्किक विभाजन, शाब्दिक विभाजन एवं आध्यात्मिक विभाजन होते हैं। भौतिक विभाजन के उदाहरण पहिया, इंजन, सीटें, कुर्सियाँ की टांग, सीट आदि होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, सम लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न, संस्कृत इज़ अ लैंग्वेज, देयरफॉर संस्कृत इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ। कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं, संस्कृत एक भाषा है अतएव संस्कृत सीखने में कठिन है, इसमें निहित तर्क दोष है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म का, अव्याप्त मध्यम पद का, तो इसमें कुछ भाषाओं की बात की गई है, सभी भाषाओं की तो बात की नहीं गई है, और फिर उनमें से एक भाषा उठा ली गई, संस्कृत एक भाषा है, तो ये उन कुछ भाषाओं में आती भी है कि नहीं भी आती है, तो ऐसा इसमें कुछ कहा भी नहीं गया है। अतः संस्कृत सीखने में कठिन है, तो ये आप बात को ऐसे नहीं मिला सकते। अगर आप सभी भाषाओं की बात करते तब ऐसा कहते तो भी ठीक माना जा सकता था, लेकिन आप कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं, संस्कृत एक भाषा है अतः संस्कृत सीखने में कठिन है, तो ऐसा नहीं कह सकते। इसमें क्या है, अव्याप्त मध्यम पद है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म है। बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है, कंपोजिशन यानी संग्रह, डिवीज़न यानी विग्रह। उपयुक्त कथन में अव्याप्त मध्यम पद दोष है। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है? तो इसमें कुकिंग, पकाना, फिर मैस्टिकेशन, चबाना, फिर डाइजेशन, पचाना। सही क्रम है पकाना, चबाना, पचाना। बाकी यही है, क्रम में बस डिफरेंस है, आपको उसको देख लेना है। अगला क्या है, अ प्लांट इज़ अ वेजिटेबल ऑर्गेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, यह उदाहरण है। सिनोनिमस डेफिनेशन का, पर्यायवाची परिभाषा का। बाकी क्या ऑप्शन है, फिगरेटिव डेफिनेशन अलंकारिक परिभाषा, नेगेटिव डेफिनेशन निषेधात्मक परिभाषा, एक्सीडेंटल डेफिनेशन आकस्मिक परिभाषा। पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, वाक्य पर्यायवाची परिभाषा का उदाहरण है। तो बेसिकली हमें ये पता ही होता है कि पौधे क्या होते हैं, तो पौधों पर जीवित रहने वाले व्यक्ति भी, अगर कोई व्यक्ति केवल पौधों पर ही जीवित रहता है या साग सब्जियों पर जीवित रहता है, उसको शाकाहारी कहते हैं। और वनस्पति जीवधारी की बात कर रहे हैं तो पौधे का मतलब ही वनस्पति होता है, तो इसलिए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्यायवाची सिनोनिमस डेफिनेशन परिभाषा का उदाहरण है ये, पौधा एक वनस्पति जीवधारी है।
चेक द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसकी जांच करनी है। पहला है, कमला इज़ नॉट रवीज वाइफ, कमला रवि की पत्नी नहीं है। प्रेमलता इज़ रवीज मदर, प्रेमलता रवि की माँ है। सीता इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेमलता, सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। तो सीता ही रवि की पत्नी होगी क्योंकि एक मातृ पुत्रवधू है किसकी, प्रेमलता की। और पहले ही बता रखा है कि कमला रवि की पत्नी नहीं है, कमला इज़ नॉट अ रवीज वाइफ। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव मैंशनड स्टेटमेंट, तो इसमें सीता इज़ रवीज वाइफ, सीता रवि की पत्नी है। बाकी आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हैं। डिवीज़न ऑफ इंडियंस इनटू रिच, पुअर, इंटेलिजेंट एंड डल इज़ एन इंस्टेंस ऑफ, भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण है क्रॉस डिवीज़न का, मिश्रित विभाजन का। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है, फिजिकल डिवीज़न भौतिक विभाजन का, मेटाफिजिकल डिवीज़न आध्यात्मिक विभाजन का, लॉजिकल डिवीज़न तार्किक विभाजन का। इसको एक एक करके बाद में देखेंगे, पहले व्याख्या देख लेते हैं। भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान और मंद बुद्धि में विभाजन एक मिश्रित विभाजन का उदाहरण है क्योंकि उपयुक्त वर्गीकरण कई विशेषताओं अर्थात अलग अलग कैटेगरी की विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए किया गया है। तो अलग अलग कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मिश्रित विभाजन की बात कर रहे हैं, क्रॉस डिवीज़न की बात कर रहे हैं। फिजिकल डिवीज़न में हम बात करते हैं कि भाई साउथ इंडियन है तो हम रेशियल डिवीज़न करते कि भाई उनका रंग थोड़ा काला होता है। नेग्रोइड्स जो होते हैं जो अंडमान में पाए जाते हैं उनका रंग और ज़्यादा काला होता है। जो भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं उनका भी रंग काला होता है। जो हिमालयन एरियाज़ में पाए जाते हैं उनका रंग गोरा होता है या सफ़ेद होता है। जो मिडल एरियाज़ में पाए जाते हैं जैसे एमपी, यूपी, उत्तराखंड, उनका थोड़ा सांवला रंग होता है या थोड़ा सा गोरा होता है। दिल्ली वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में जो पाए जाते हैं उनका भी थोड़ा सा गोरा, कुछ का काला होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल डिवीज़न कर रहे हैं। मेटाफिजिकल आध्यात्मिक डिवीज़न विभाजन में क्या करेंगे कि हिमालय में जो साधु संत होते हैं वो पूजा करते हैं, तो हिमालयन जो व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रहते हैं वो पूजा करते हैं, तो वो बुद्ध की पूजा करते हैं, तो मेटाफिजिकल डिवीज़न हो रहा है। तो हम किसी भी व्यक्ति को हम कंपेयर कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बुद्ध की पूजा करते, आध्यात्म में संलग्न होते हैं। जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं, वो धर्म को ज़्यादा नहीं मानते या वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा उन्मुख होते हैं, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं। ज़्यादातर लोग धर्म को नहीं मानते, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये मेटाफिजिकल डिवीज़न हो गया। लॉजिकल डिवीज़न तार्किक विभाजन में क्या कह सकते हैं हम कि तर्क संगत विभाजन है। लोगों के अलग अलग तर्क होते हैं, उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती है, तो वो एक तार्किक विभाजन में आ जाते हैं। तो हमने ये देख लिया भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान और मंदबुद्धि में विभाजन एक मिश्रित विभाजन का उदाहरण है क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें। वर्गीकरण कई सारी विशेषताओं के साथ दिए गए, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग विशेषताओं को सम्मिलित किया हुआ है। धन्यवाद। चर्चा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं।